इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2024 से, जहां पर हम दुनिया के अलग अलग देशों को जलता हुआ देखते हैं। एक्चुअली ये वो टाइम है जब दुनिया के अलग अलग देशों में वॉर चल रही है और सभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसके बाद एक कहानी जाती है पास्ट में, यानी कि सन 1988 में। यहाँ पास्ट में हम एक डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम थॉमस है। वो अपने एक डिटेक्टिव साथी के साथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक एक्सीडेंट वाली जगह पर जाता है। यहाँ पर एक गाड़ी में एक ड्राइवर की मौत हुई होती है और चेक करने पर पता लगता है कि इस ड्राइवर लड़की की गर्दन पर 3 छेद हैं और आज ही इस शहर में 2 लोगों की भी बिल्कुल इसी तरह से मौत हुई होती है। छानबीन के बाद थॉमस और उसका दोस्त लैब में जाते हैं, जहां पर डॉक्टर इन्हें बताते हैं कि इन तीनों की मौत की वजह ये 3 छेद ही हैं। लेकिन ये पता नहीं लग पा रहा कि इन तीनों को किस चीज से मारा गया है और कैसे मारा गया है। तभी थॉमस को पता चलता है कि एक क्लब में एक और लड़की पर हमला हुआ है, लेकिन वो मरी नहीं है, वो जिंदा है। वहाँ क्लब में पहुंचकर ये लोग उस लड़की से पूछताछ करने लगते हैं। वो लड़की इन्हें बताती है कि इस पर एक लड़की ने हमला किया था जिसने एक नीले रंग की हुडी वाली जैकेट पहनी हुई थी और उसके हाथ में खून लगा हुआ था। इतना बताते ही अचानक इस लड़की की गर्दन में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो यहीं पर तड़प तड़प कर मर जाती है। चेक करने पर पता लगता है कि इस लड़की की गर्दन पर भी वही 3 निशान है, यानी कि इस लड़की को भी उसी लड़की ने मारा है। इसके बाद ये लोग हर उस लड़की को गिरफ्तार करके पूछताछ करने लगते हैं जिसने नीले रंग की हुडी वाली जैकेट पहनी थी। इसके बाद थॉमस गाड़ी में जब अपने साथी के साथ कहीं जा रहा होता है तो उसे वही नीली जैकेट वाली लड़की दिखती है जो अपना मुंह छुपाकर कहीं जा रही थी। वो लड़की इन दोनों को देखते ही घबराकर वहां से भागने लगती है। अब उस लड़की को पकड़ने के लिए थॉमस अपने साथी के साथ उसका पीछा करने लगता है। वो लड़की भागते हुए एक रेलवे स्टेशन पर आ गई थी। यहाँ पर थॉमस का साथी उस लड़की को पकड़ लेता है, लेकिन ये लड़की जैसे तैसे अपने आप को छुड़ा लेती है और इस हाथापाई में उस ऑफिसर की एक टांग टूट जाती है। तभी यहाँ पर थॉमस भी पहुंच जाता है और इस हुडी वाली लड़की को गन पॉइंट पर ले लेता है। इसके बाद ये लड़की हाथ ऊपर करते हुए मुड़ती है और यहाँ पर हमें इसका नाम पता लगता है। इसका नाम था रेया। ये लड़की थॉमस को बताती है कि आज थॉमस का बच्चा होने वाला है, आज उसकी बेटी होगी, लेकिन अफसोस थॉमस की वाइफ की मौत हो जाएगी। थॉमस उसकी बातों का यकीन नहीं करता और उसे पकड़ने के लिए उस पर झपट पड़ता है। अब इस हाथापाई में थॉमस उस लड़की के उसी हथियार को उसके पैरों पर मार देता है जिससे वो लोगों को मारा करती थी, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया था और वो अनजाने में आती हुई ट्रेन के आगे आ जाती है, जिसकी वजह से इस लड़की की मौत हो जाती है। उसके मरने के बाद थॉमस को सुकून मिलता है क्योंकि उसने इस केस को सॉल्व कर लिया था। उसके बाहर आने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया है क्योंकि आज उसका बच्चा होने वाला है। अब जैसे ही थॉमस हॉस्पिटल जाता है उसे बताया जाता है कि उसकी बेटी हुई है, जैसा कि उस हुडी वाली लड़की ने कहा था। लेकिन वो इस बात पर इतना ध्यान नहीं देता क्योंकि उसका मानना था कि ये बस एक इत्तेफाक है। इसके बाद एक ऑफिसर थॉमस को बताता है कि वो लड़की रेया जिसकी मौत हो गई है उसकी बाजू में से एक गोली मिली है, इसका मतलब उसको किसी ने गोली मारी थी। लेकिन इस बात पर थॉमस इतना ध्यान नहीं देता क्योंकि आज उसे बहुत ही खुशी थी क्योंकि आज उसकी बेटी हुई थी। इसके बाद एक डॉक्टर थॉमस को बताते हैं कि उसकी वाइफ की हालत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने बच्चे को तो बचा लिया लेकिन वो थॉमस की वाइफ को नहीं बचा पाए। ये सुनकर थॉमस एकदम से टूट जाता है। वो दुखी तो था ही लेकिन साथ में हैरान भी क्योंकि रेया ने भी उसे यही बात बताई थी, यानी कि रेया ने उसे उसका फ्यूचर यानी भविष्य बताया था। और यही सवाल थॉमस के दिमाग में चलता रहता है कि उसे ये बात कैसे पता थी। अब ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं लेकिन थॉमस को आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला। थॉमस की बेटी भी बड़ी होकर आज पूरे 9 साल की हो गई है और आज उसका बर्थडे है। कुछ टाइम बाद थॉमस को एक कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि शहर में फिर से ठीक वैसे ही खून हुआ है जैसे आज से 9 साल पहले 1988 में उन 4 लोगों का हुआ था। हादसे वाली जगह पर जाकर थॉमस वहां के कैमरास की रिकॉर्डिंग चेक करता है जिसमें उसे वही ब्लू हुडी वाली लड़की दिखती है जो बिल्कुल रेया जैसी दिख रही थी। इसे देखकर थॉमस हैरान हो जाता है क्योंकि 9 साल पहले तो इस लड़की की मौत हो गई थी। इस पर बाकी के लोग थॉमस को समझाते हैं कि हो सकता है कि इस लड़की ने जानबूझकर ये नीली हुडी पहनी हो ताकि वो हम सबको गुमराह कर सके। लेकिन थॉमस को अभी भी इस पर शक होता है, इसलिए वो 9 साल पहले वाली रेया की फाइल खोलता है जिसमें उसके सामान के साथ एक चाबी मिल जाती है, जिसकी जांच करने के लिए वो उसे अपने एक ऑफिसर साथी को देता है। तभी थॉमस को पता चलता है कि एयरपोर्ट पर एक और लड़की का खून हो गया है और जब वो अपने साथी के साथ वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि उस लड़की की गर्दन पर भी वही 3 छेद थे, जिससे थॉमस को समझ आ जाता है कि ये खूनी जो भी है वो सबको एक ही तरीके से मार रहा है जो 9 साल पहले हुए मर्डर्स जैसा है। साथ ही उसे पता चलता है कि जिस लड़की का खून हुआ है उसके पास एक राइटर की किताब थी और अब तक जिसका इसी तरह से खून हुआ है
उन सबके पास भी यही किताब थी। इस वजह से उसके दिमाग में काफी सारे सवाल उठते हैं जिनके जवाब वो नहीं ढूंढ पा रहा था। उस चाबी की जांच करने पर पता चलता है कि वो चाबी उस जहाज की है जिसे अभी 1 साल पहले ही बनाया गया है, जो जानकर थॉमस और परेशान हो जाता है कि अगर ये जहाज 1 साल पहले बनाया गया है तो 9 साल पहले इसकी चाबी रिया के पास कैसे आई। अगले सीन में थॉमस से मिलने एक साइंटिस्ट आता है जो थॉमस को बताता है कि हर 9 साल के बाद जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तब एक टाइम ऐसा आता है जब हम पास्ट में ट्रेवल कर सकते हैं, यानी कि अपने अतीत में जा सकते हैं। उसके लिए मैंने एक मशीन भी बनाई है। लेकिन थॉमस और उसके साथी को उसकी बातें बेकार लगती हैं और वो दोनों उस पर ध्यान नहीं देते। इस पर डॉक्टर भी मायूस होकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में थॉमस और उसका साथी उस जगह पर आ जाते हैं जहां पर वो जहाज खड़ा था जिसकी चाबी थॉमस को रिया की फाइल्स के साथ मिली थी। यहाँ थॉमस अकेला ही अंदर जाता है, तभी अचानक से रिया उसके सामने आ जाती है और उस पर अपनी गन तान देती है। उसे जिंदा देखकर थॉमस हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसकी मौत हो गई थी, तो फिर ये जिंदा कैसे है। और तो और उसकी एज भी बिल्कुल नहीं बढ़ी। रिया गन पॉइंट पर थॉमस को कुछ बताने ही वाली थी, लेकिन तभी वहां पर थॉमस का साथी आ जाता है। वो जैसे ही पलटती है गलती से उससे गन चल जाती है जिससे थॉमस का साथी मारा जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि पुलिस भी आ गई थी तो रिया जबरदस्ती थॉमस को लेकर जहाज में बैठ जाती है। उड़ान भरते ही वो थॉमस को बताती है कि तुम मुझे देखकर हैरान हो रहे होंगे, है ना? मैं दरअसल बार बार टाइम ट्रेवल करके टाइम में पीछे आती हूँ। ऐसा मैं इसलिए करती हूँ ताकि मैं फ्यूचर की दुनिया को ठीक कर सकूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो फ्यूचर में सब कुछ बदल जाएगा, हर चीज तबाह हो जाएगी और मैं सिर्फ चांद ग्रहण की रात को ही टाइम ट्रेवल कर सकती हूँ। तब थॉमस सोचने लगता है कि ये तो बिल्कुल वही थ्योरी है जो कुछ देर पहले उस साइंटिस्ट ने भी बताई थी। आगे कुछ और बोलने से पहले रिया थॉमस को धक्का देकर पानी में गिरा देती है। थॉमस जैसे तैसे पानी से बाहर आ गया था। अगली सुबह जब पुलिस वहां छानबीन करने आती है तो उन्हें वहां प्लेन के टूटे हुए टुकड़े मिलते हैं, पर रिया का कोई अता पता नहीं था। थॉमस सबको बता भी देता है कि उस लड़की रिया ने मुझसे बात की, टाइम ट्रेवल करके ही वो लड़की समय में पीछे आती है। लेकिन वहां पर किसी को भी थॉमस की बातों पर यकीन नहीं होता। इसके बाद हमें 2006 का टाइम दिखाया जाता है, यानी 9 साल और गुजर गए हैं, जहां थॉमस की लाइफ पूरी तरह से बदल गई है। यहाँ तक कि उसने पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी है और वो हमेशा चांद ग्रहण के बारे में ही पढ़ता रहता है। उसे काफी सालों से वो साइंटिस्ट डॉक्टर भी नहीं मिले। उसकी बेटी भी बड़ी हो गई है जो अपने मामा के साथ रहती है। अब थॉमस को पता चलता है कि 1988 में एक और कत्ल भी हुआ था, पर उसकी कोई रिपोर्ट उनके पास नहीं आई थी। इसलिए वो उसकी कब्र पर जाता है जो एक राइटर था। कब्र खोदकर जब वो उस राइटर के कंकाल को चेक करता है तो वो देखता है कि उसकी गर्दन पर भी वही 3 छेद थे, यानी इसे भी रिया ने ही मारा था। इसलिए अगले दिन वो राइटर के घर जाकर उसकी वाइफ से मिलता है। उसकी वाइफ थॉमस को बताती है कि मरने से पहले मेरे हस्बैंड एक ग्रुप चलाया करते थे जिन्होंने एक बुक भी लिखी थी। कुछ पेपर से थॉमस को पता चलता है कि इस राइटर का कॉन्टैक्ट हर उस इंसान से है जिनकी मौत 1988 और 1997 में हुई थी। साथ ही इस राइटर की एक दोस्त अभी भी जिंदा है जो उस ग्रुप को आज भी चलाती है। ये जानने के बाद थॉमस उससे मिलने के लिए निकल जाता है, क्योंकि थॉमस को पता चल गया कि अगले मरने की बारी राइटर के इस दोस्त की है, यानी रिया अब इसे ही मारेगी। क्योंकि आज भी चांद ग्रहण की रात है तो इसलिए रिया आज ही इसे मारेगी। थॉमस अब उसके घर पर पहुंच तो गया था, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि राइटर की वो दोस्त अब मारी गई थी। और तभी थॉमस को रिया दिख जाती है जो वहां से भाग रही थी। वो जल्दी से उस पर गोलियां चलाने लगता है। एक गोली रिया के हाथ पर लग जाती है, पर फिर भी वो वहां से भाग जाती है। थॉमस उसका पीछा करता है। वो देखता है कि वो समुद्र किनारे बने एक बड़े से पाइप में चली गई है। उसके पीछे जब वो जाता है तो वो पाइप के दूसरी तरफ एक टाइम मशीन देखता है जिसमें रिया बैठ चुकी थी। पानी मशीन में भरता जा रहा था और फिर एक तेज रोशनी के साथ ही वो टाइम मशीन वहां से गायब हो जाती है। दरअसल वो टाइम ट्रेवल करके 1988 में आ जाएगी जहां थॉमस की वजह से उसकी मौत हुई थी। इसका सबूत ये है कि 1988 में उसकी लाश से जो गोली मिली थी वो गोली अब 2006 में थॉमस ने उसे मारी है, जिस गोली के बारे में पुलिस ऑफिसर ने आकर थॉमस को बताया भी था जब उसकी बेटी पैदा हुई थी। और अब यहाँ थॉमस को सारी बात समझ आ जाती है। तभी यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। हालांकि थॉमस उन्हें बहुत समझाता है, पर एक तो कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता, साथ ही उसे अरेस्ट भी कर लिया जाता है क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि राइटर के दोस्त को इसने ही मारा है। इसके बाद हमें 2015 का टाइम दिखाया जाता है, यानी 9 साल और गुजर गए हैं और थॉमस आज भी इस अजीब केस को सॉल्व करने में लगा हुआ है। वो हमेशा उस पाइप के पास ही रहता है जहाँ रिया उस टाइम मशीन में गई थी और आज भी चांद ग्रहण की रात थी। थॉमस को यकीन था कि रिया यहाँ जरूर आएगी। साथ ही आज उसकी बेटी का बच्चा भी होने वाला था, लेकिन वो वहां नहीं गया क्योंकि वो रिया को पकड़ना चाहता था। उसके मन में सालों से जो सवाल हैं वो उनके जवाब जानना चाहता था
और आखिरकार वो टाइम मशीन वहां आकर गिरती है और रिया उस पाइप से बाहर आ जाती है। यहाँ बाहर थॉमस रिया पर गन तान देता है और पूछता है कि बताओ तुम कौन हो। तब वो उसे बताती है कि मैं आपकी नातिन हूँ रिया, यानी आपकी बेटी की बेटी, और मैं बार बार टाइम ट्रेवल कर रही हूँ क्योंकि आपने ही मुझसे ऐसा करने के लिए कहा था। साल 2024 से मैंने अपना सफर शुरू किया था जहाँ दुनिया जल रही है और तबाह हो रही है क्योंकि पूरी दुनिया में जंग छिड़ी हुई है, और ऐसा उस राइटर की किताब की वजह से हुआ है जो उसने 1988 में लिखी थी। क्योंकि किताब को पढ़ने से लोगों के माइंड पर इसका बहुत गहरा असर हुआ। अपने देश से प्यार की वजह से लोग बाकी दुनिया से लड़ने लगे और इस तरह से पूरी दुनिया जंग का मैदान बन गई। ऐसे में दुनिया को बचाने के लिए उस साइंटिस्ट डॉक्टर ने एक टाइम मशीन बनाई जिससे 9 साल पीछे सिर्फ चांद ग्रहण की रात को ही टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। और मैं टाइम में पीछे जाकर हर उस इंसान को मार रही हूँ जिनकी वजह से वो जंग हुई थी, ताकि फ्यूचर में होने वाली तबाही को रोक सकूं। थॉमस देखता है कि रिया के हाथ पर अभी वो गोली का निशान नहीं है, जिसका मतलब है कि वो अभी 2015 में मिशन पूरा करने के बाद टाइम में पीछे आकर 2006 में जाएगी, जब थॉमस ने उसके हाथ पर गोली मारी थी। फिर वो 1997 में और फिर 1988 में जाएगी, जहां थॉमस की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। रिया उसे वो ब्रेसलेट भी दिखाती है जो थॉमस ने अपनी वाइफ को दिया था। थॉमस ये सब जानने के बाद दुखी हो जाता है कि वो अपनी ही नातिन का कातिल है, क्योंकि उसकी ही वजह से 1988 में रिया की मौत होगी। इसलिए वो रिया से कहता है कि जब तुम 1988 में जाओ तो तुम कैसे भी करके मुझे तुम्हें मारने से रोक लेना और फिर वापस फ्यूचर में आ जाना। तब रिया उसे समझाती है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसका ये सफर वन साइडेड है। वो पास्ट में तो जा सकती है पर दोबारा फ्यूचर में नहीं आ सकती। अब वो 1988 में जाकर उस राइटर को भी मार देगी ताकि वो उस बुक को ना लिखे जिसकी वजह से फ्यूचर में जंग हुई थी। थॉमस ये सारी सच्चाई जानने के बाद काफी दुखी हो जाता है। तब रिया उसे कहती है कि अभी वो हॉस्पिटल जाए क्योंकि आज वो पैदा होगी। इतना कहते ही रिया वहां से निकल जाती है। थॉमस जब हॉस्पिटल आता है तो उसकी नातिन रिया पैदा होती है जिसे वो बहुत प्यार करता है। इसके बाद रिया 9 साल पीछे जाकर हर उस इंसान को मार देती है जो जंग की वजह बनता, और आखिर में वो उस राइटर को भी मार देती है। इसके बाद हमें फ्यूचर यानी 2024 का टाइम दिखाया जाता है जहां पर वो सारी तबाही रिवर्स होना शुरू हो जाती है। सब कुछ ठीक हो गया था, यानी कि ये जंग कभी हुई ही नहीं। रिया पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपने इस मिशन के दौरान मारी गई, लेकिन उसने अपना काम पूरा कर दिया और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है।